अनामिका कहते हैं कि ज़िंदगी में कुछ अच्छा हासिल करना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, कुछ बढ़िया करना चाहते हो तो अच्छे लोग और अच्छे विचार की संगति हमेशा रखें, क्योंकि ज़िंदगी के हर मोड़ पर चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यह दोनों हमेशा हमारे लिए हमारी ढाल बनकर खड़े रहते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमारे हौसले को बढ़ाते हैं, हमें प्रोत्साहित करते हैं। इसलिए दर्शकों, आज हम आपका परिचय एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने कार्य से, अपने विचारों से कई लोगों का मार्गदर्शन किया है। यह एक वरिष्ठ साहित्यकार है जिससे इन्होंने अपनी लेखनी से अपनी एक अलग पहचान बनाई है। ये रिटायर्ड एडीपी हैं और साथ ही साथ इन्होंने अपने कार्यकाल का एक लंबा समय पत्रकारिता पे दिया है और साथ ही साथ ये वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट के रूप में भी कार्यरत हैं। तो चलिए, बेशक दर्शकों, इनकी उपस्थिति न सिर्फ आज के कार्यक्रम को मनोरंजन से परिपूर्ण करेंगे बल्कि जानकारियों से लबरेज भी बनाएंगे। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे आज के विशेष अतिथि का। हमारे बीच मौजूद है रिटायर्ड एडीपी डॉक्टर अजय कुमार ओझा। अजय जी, आपका तहे दिल से स्वागत है हमारे कार्यक्रम में बिहार। जी जी। जैसा कि आपने कई विधाओं में कार्य किया, बहुमुखी प्रतिभाओं के आप धनी हैं, लेकिन अपने कार्यकाल का जो सबसे लंबा समय है वो आपने पत्रकारिता में दिया है और ऐसे में पत्रकारिता को आपसे बेहतर कोई भी परिभाषित नहीं कर सकता। कहते हैं कि पत्रकारिता ना सिर्फ एक पेशा है बल्कि एक साथ है, एक उन्नति है, एक जन सेवा है। तो चाहूँगी आप अपने अनुभव से इसे परिभाषित करें। मैं पत्रकारिता को जन सेवा के रूप में ही देखता हूँ और एक पत्रकार को संवेदनशील होना चाहिए और जो भी अपने इर्द गिर्द जितनी भी घटनाएं घट रही हैं उस घटनाओं को सही तरह से मूल्यांकन करके उसको लोगों के बीच में लाना चाहिए। सकारात्मक के साथ साथ संवेदनशील भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो निगेटिव वातावरण बनता है उससे बच्चों पर भी असर पड़ता है। आजकल टीवी के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से बच्चे भी देखते हैं और इस तरह की न्यूज़ ज़्यादा देखते हैं तो उनके भी मनस्थिति पर एक असर पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है, कुप्रभाव पड़ता है। तो अगर अच्छी चीज़ें देखेंगे, जैसे कि किसी आदमी ने कोई एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की, किन परिस्थितियों में हासिल की, किस संघर्ष से गुजरते हुए हासिल की, तो वो उनमें भी वो प्रेरणा जाएगी कि हम भी इन विपरीत परिस्थितियों के होने के बावजूद हम भी कुछ कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं कि बहुत सारे जो विकलांग लोग भी हैं वो लोग भी बहुत बड़ी उपलब्धि उनकी रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जो पिताजी हैं वो रिक्शा चलाते हैं या टमटम चलाते हैं, एक्का चलाते हैं, और वो या पान का दुकान है और वो बच्चे IAS वगैरह हुए हैं या खेल कूद में वो नाम कमा रहे हैं। आजकल नाम कमाने के लिए इतने सारे आयाम हो गए हैं, इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ हो गई हैं कि आपको ढूंढना है कि कैसे किस माध्यम से हम आगे बढ़ें। तो मेरा मानना है कि जो पत्रकारिता में जिसे इलेक्ट्रॉनिक मीडियम भी आ गया और जो अपना जो हम अखबार के माध्यम से भी होता है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन होता नहीं है व्यावहारिक रूप में, क्योंकि उसके फिर वो कई चीज़ें आ जाती हैं उसमें। लेकिन ये हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, एक अच्छे पत्रकार को या अच्छे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर्सन हैं उनको ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि इस तरह के जो स्टोरीज़ हैं उस स्टोरीज़ को हम लोगों के बीच में लाएं, ताकि हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वो उससे मैंने प्रेरणा ले सकें, सीख ले सकें। तो अगर हाँ जी, बोलें। सर, अगर पत्रकारिता की बात करें तो इन्फॉर्मेशन का सही होना, सही समय पे उसे दिखाना, सही तरीके से ट्रांसपेरेंसी के साथ, ये एक बहुत चैलेंजिंग काम होता है एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर के लिए। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो और बढ़ जाती हैं, तो उस विषय में कुछ आपको इसके लिए हमेशा सजग रहना पड़ेगा जी, और माने जागरूक रहना पड़ेगा, और आपको जानना चाहिए, वो सेंस होना चाहिए जिसके माध्यम से आप ये कर सकें कि किस न्यूज़ को या किस स्टोरी को किस समय ये देना है, लोगों के बीच में पहुंचाना है। ये एक जो अपनी एक आंतरिक ट्रेनिंग भी होती है और बाहर से भी ट्रेनिंग होती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आपको ट्रेनिंग दी गई है, जो आप पत्रकारिता के रूप में ट्रेनिंग ले रहे हैं, उससे ही आपको ये अनुभव हो। अपने अनुभव से भी आप अपने को समयानुसार अपने को परिवर्तित कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो इसमें जो आप कह रहे हैं कि जो आपने पूछा था जी, ट्रांसपेरेंसी कैसे आती है, ट्रांसपेरेंसी के लिए आपको बराबर जो है वो क्रॉस चेक करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी इंफॉर्मेशन को क्रॉस चेक करना बहुत ज़रूरी है। होता क्या है, आजकल लोग ऑन द स्पॉट नहीं पहुंचते हैं। कोई कुछ भेज दिया, मान लीजिए वो भेजा, वो क्या समझा
वही वो भेजा, लेकिन वो चीज़ वो नहीं है। लेकिन आप जाएंगे तो देखेंगे कि नहीं नहीं, ये चीज़ नहीं थी, ये शब्द नहीं था, ये टर्म नहीं था, चाहे ये जो है सो टॉपिक नहीं था, कुछ और के आधार पर आपने कुछ और दे दिया, बात कुछ और हो गई। तो इसलिए जब खुद आप स्वयं उस स्थल पर रहेंगे, उस जगह पर रहेंगे, तो आप स्वयं उसका सही मूल्यांकन करेंगे, स्वयं उन सभी टर्म्स को या जो एक्टिविटीज़, जैसे मैं बताऊंगा कि जैसे अभी यहाँ पटना में डाकघर निर्यातक सेवा की शुरुआत हुई है, तो उस सेवा के बारे में जब वहाँ जाएंगे तभी तो आपको मालूम होगा कि इसके माध्यम से क्या क्या हम सेवाएं हमारा पटना डाकघर या जो लोगों को दे रहा है वो पता चलेगा। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ बताई गई। तो जो हम किसी से इंफॉर्मेशन लेके देंगे और जो हम खुद रहेंगे उसमें अंतर होता है। तो ट्रांसपेरेंसी, नेचुरली ट्रांसपेरेंट तब होंगे जब आप वहाँ पर प्रेजेंट हो, तो वो होना बहुत ज़रूरी है, जो आजकल लोग नहीं करते हैं। कहीं से कोई कुछ भेज दिया, कोई व्हाट्सएप पर भेज दिया, कुछ भेज दिया, तो फिर हमें वहाँ पर जाने पर मालूम होता है कि हमको ये चीज़ भी लेना चाहिए, इसका इमेज भी लेना चाहिए था, उसने तो वो इमेज भेजा नहीं, तो आपका इन्फॉर्मेशन जो है वो हाफ कुक्ड रहा जी। वो पूरी तरह से जो हम चाहते हैं, जो आप कह रही हैं, वो संभव नहीं हो पाता है। तो इन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है, अत्यावश्यक है। कहते हैं ना कि सर कि अच्छी पत्रकारिता और अच्छा टेलीविज़न इस दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकता है रहने के लिए, लेकिन जो उसके पीछे जो अहम भूमिका होती है वो पब्लिक ब्रॉडकास्ट डिपार्टमेंट की होती है। किस तरीके से करना, ये देखने में भले ही आसान लगता है लेकिन काफ़ी चुनौतीपूर्ण और मुश्किलों से भरा होता है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आपने ट्राइबल कम्युनिटीज़ पे भी शोध किया है, उनको बहुत नज़दीक से जाना है, उनके कल्चर को, कस्टम को बहुत पास से समझा है आपने। आपसे ये जानना चाहेंगे कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ के मूल्यों पे जो शोध आपने किया है उस बारे में कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, मैं विगत 40 वर्षों से ये जो थारू जनजाति है हमारे इंडो नेपाल बॉर्डर पर चंपारण में है, उस पर मेरा शोध है। और मैं चाहता तो दिल्ली में जेएनयू में किसी भी सब्जेक्ट पर वहाँ कर सकता था, वहाँ किसी भी लाइब्रेरी में बैठ के कर सकता था, लेकिन मेरे दिमाग में शुरू से ही, बचपन से ही था कि मुझे उन पर करना है, ताकि लोग उनको क्यों बागड़ कहते हैं, क्यों उनको मूर्ख समझते हैं, तो ये मेरे दिमाग में खटकता था, इसलिए मैंने वो टॉपिक चुना। और टॉपिक चुना तो सोशियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी में एक टर्म है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, लाइक ट्रांसपेरेंसी की जो आप बात कर रही हैं, ट्रांसपेरेंसी के लिए ही मैंने वहाँ उनके बीच में रह करके, उनकी झोपड़ी में रह करके, जबकि वहाँ पर कोई सुविधा नहीं थी, न सड़क थी, न बिजली थी, न कोई स्वास्थ्य की सुविधा थी, उनकी झोपड़ी में रह करके मैंने पूरा सेंसस इनुमरेशन किया, अगल बगल गया, प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा कलेक्ट किया, और उसके बाद मैंने वो तैयार किया। और ये रिसर्च जो है हमारा करीब किन्हीं कारणों से 25 वर्षों तक, 24-25 वर्षों तक कंटिन्यूअस इसका हमारा इनके बीच में मैं रह करके हमारा रिसर्च सबमिट हुआ, और करीब 24-25 वर्ष के बाद मुझे ये अवार्ड हुआ पीएचडी। तो ये अपने आप में एक माने वन ऑफ इट्स काइंड इन सोशल साइंस रिसर्च कि 25 सालों तक आप उसमें, और अभी भी मैं जाता हूँ, कंटिन्यूअस जाता हूँ। अभी इस साल भी मैंने 2024 है, मैं वहाँ से आ गया, वहीं से होके आ रहा हूँ, उनकी झोपड़ी से होके आ रहा हूँ, क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो टर्म्स आप उनके बीच में रह के, उसमें एक टर्म है और भी कि कल्चरल रिलेटिविटी एंड कल्चरल एथनोसेंट्रिज्म। तो कल्चरल एथनोसेंट्रिज्म में क्या होता है कि आप ये मान के चलती हैं कि हमारी सभ्यता है, हमारा संस्कार है जो सर्वोच्च है, जैसे पहले ब्रिटिशर्स वगैरह समझते थे। कल्चरल रिलेटिविटी का मतलब है कि हर समाज का, हर कम्युनिटी का अपना अपना संस्कार होता है, उनकी अच्छाइयाँ उसमें हैं। तो जब आप वहाँ रहेंगे तभी तो जानेंगे। आप इस भावना से जाएं कि हम जो है उच्च मतलब संस्कार से और पढ़े लिखे होकर के वहाँ जा रहे हैं, और ये लोग बहुत ही वैसे लोग हैं जिनका कोई संस्कार नहीं है, तो वैसे नहीं चलता है। जैसे कि आपने कहा कि बागड़ कह दिए, बागड़ का मतलब क्या होता है? इफ़ यू आर ट्रांसपेरेंट टू योर सेल्फ, आप में संकीर्णताएं कम से कम हैं, और आप जो है सो मैंने आप में जो है सो निष्कपटता, निष्कलुषता जो है वो कम है, तो आप उसको
माने जानेंगे और उसकी अच्छाई को जानेंगे। अगर हम पहले ही से हम ये सब दिमाग में गंदगी भर के जाए तो हम कैसे कर सकते हैं? तो वो एक समाज है, थारू समाज जो है, मैंने जो देखा, मैं उनको ईश्वर से ज़्यादा करीब मानता हूँ, इसलिए कि वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। मतलब कि जो उनके दिल में है उनके चेहरे से दृष्टिगोचर होता है। इससे अच्छी बात नहीं हो सकती है। क्योंकि अगर आप शहरों में जाएं, मैं शहर की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जनरली होता क्या है कि आपके दिमाग में कुछ है, आप करना कुछ चाहते हैं और होता कुछ है। वो चीज़ वहाँ नहीं है। जो वो उन फील करते हैं वो सारा कुछ सामने आ जाता है और इसीलिए उनको मूर्ख कहा जाता है। तो मैंने अपने दोस्तों मित्रों से कहा कि तब मैं भी मूर्ख हूँ, कि मैं भी कुछ उसी तरह का हूँ। क्योंकि संवेदनशील जो भी होगा वो उसमें वो संकीर्णताएं बहुत कम रहेंगी। तो मैंने उनके बीच में पाया कि वो इस तरह के हैं और उनके हमने अध्ययन किया और उसके जो सोशल सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, कल्चरल सिस्टम है, उनके जो और सारी चीज़ें हैं जो उनके पहले की थी, उनको मैंने डॉक्यूमेंटेशन उनका इसलिए किया कि मैंने विद द पैसेज ऑफ टाइम वो डाई आउट ना हो जाए, वो डाइल्यूट ना हो जाए, वो समाज से या हमारे इससे वो बाहर ना हो जाए। तो उनके टर्म्स का जैसे गुमास्ता शब्द है, गजुआ गजुई शब्द है, चाहे इस तरह से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसका पचनिया बाबा वहाँ चलता है। ये शब्दों का मैंने उसमें उपयोग बताया है और उसके बारे में बताया और कैसे उनका शोषण हुआ है और कैसे वहाँ पर बड़े बड़े फार्म्स खुल गए हैं। और अब 2003 में जब उनका शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिला, उसके बाद से डेफिनेटली उनमें परिवर्तन आया है। इसीलिए मेरा मेरी पुस्तक है फ्रॉम पास्चराइजेशन टू पॉपुलराइजेशन ऑफ द थारूस। पास्चर मीन्स चारागाह, तो चारागाहीकरण था पहले, उससे पॉपुलराइजेशन यानी दारिद्रीकरण हुआ। और अब 2003 के बाद उनको नौकरी मिलने लगी है और 2003 के बाद 2002 में झारखंड अलग हो गया तो वो मेजर ट्राइब हो गए। तो इसलिए जो भी फंड आ रहा है उधर ज़्यादा से ज़्यादा जा रहा है। और उसके बाद छितौनी पर रेलवे पुल बन गया तो माइग्रेशन भी संभव होने लगा। और वहाँ पर आप मतलब आश्चर्य करेंगे कि उनके बीच में मेरीन इंजीनियर भी है, उनके बीच में पायलट भी बन गया है, उनके बीच में एक IIT में एसोसिएट प्रोफेसर है जिसका मैंने इंटरव्यू लिया है, मैंने अपने ब्लॉग में उसको डाला हुआ है। इन लोगों से भी मैंने बात की और किया इस तरह से। और सबसे बड़ी बात कि 2023 में नेशनल स्टेडियम के पीछे दिल्ली में आदि महोत्सव माने आदिवासी महोत्सव मनाया गया। उस महोत्सव में मैं यूं ही चला गया और मैंने जब बिहार के जो वहाँ पर स्टॉल लगे थे वहाँ गया तो मैं आश्चर्यचकित रह गया कि उसमें थारू ही लोग थे जो अपने हैंडलूम को, जो हैंडलूम इतने वो इस माने परिश्रम से बनाते हैं। हरनाटांड इलाके में वहाँ पर हैंडलूम का वो है, स्वयंसेवी संस्था है महिलाओं की और उनके माध्यम से वो पहली बार मैं वहाँ देख के दंग रह गया कि वो जो इतने उपेक्षित थे, शोषित थे, वो इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और वहाँ पर पहुँच करके अपना स्टॉल लगा रहे हैं और उसकी मार्केटिंग भी हो रही है। तो इस तरह से परिवर्तन भी दिखाई देने लगा है। ये सारी चीजें होने लगी और सड़क तो हो ही गई है, बिजली हो ही गई है, कम्युनिकेशन हो ही गया है, हेल्थ एडिशनल प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स भी खुल गए हैं, स्कूल्स भी बढ़िया खुल रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें मैंने पूरा थॉरवर्ड का मैंने फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट सारा मैं घुमा हुआ हूँ, इवन इंटीरियर एरिया में भी मैं गया हूँ। और सर अभी आपने एक बहुत ही खूबसूरत बात बोली कि समाज को, सिविलाइजेशन, सभ्यता को समझने के लिए जब तक हम उनके बीच में नहीं जाएंगे, उनके बीच रहेंगे नहीं, उन्हें समझेंगे नहीं, तब तक हम व्याख्या नहीं कर सकते। बिल्कुल सर, आपने भी परिवर्तन की बात की, आपने शोध किया है ट्राइबल कम्युनिटीज़ पे, तो ये परिवर्तन भी आपने होते हुए देखा होगा निश्चित तौर पे। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि समय बदल रहा है तो क्या परिवर्तन आ रहे हैं उनकी कम्युनिटीज़ में, सोसाइटी में, सिविलाइजेशन में? अब परिवर्तन जैसे मैं 2-3 साल में अगर PhD जमा कर दिया रहता तो बहुत सारे चेंजेस हमें दिखाई नहीं देते। लेकिन मैंने बताया कि वहाँ रेलवे नेटवर्क शुरू हो गया, उसके बाद जो है वो ये 2000 में झारखंड अलग हो गया और फिर शेड्यूल्ड ट्राइब हो गया। शेड्यूल्ड ट्राइब बनने में भी मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन हम अंदर से हमने उन लोगों को प्रोत्साहित किया कि आप लोग जो है सो इसके लिए कोशिश करें, नहीं तो कोई, क्योंकि नैनीताल जो यूपी के थारू हैं वो शेड्यूल्ड ट्राइब हैं बहुत पहले से, बट ये शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं थे। तो हम मेरे प्रोत्साहन के बाद, बताने के बाद वो लोग मिलना जुलना शुरू किए और अल्टीमेटली 2003 में तो वो जो एक बहुत बड़ा, जो पहले आप दूसरे कैटेगरी में थे तो वहाँ तो बहुत लोग हैं,
लेकिन आप शेड्यूल ट्राइब होते हुए भी आपको शेड्यूल मैंने अनुसूचित जनजाति नहीं बने तो आप कितने बड़ी मैंने आपकी उपेक्षा हुई या कई दशकों तक हुई। तो सोचिए कि कितने वो पिछड़ गए थे। लेकिन अब जो आप बताया ना कि पढ़ाई में भी एक लड़का हमारे मतलब कि जब हम गए थे 2006 में वहाँ पर, तो 2003 में वो शेड्यूल ट्राइब हुए थे, तो 2006 में मैं जब वहाँ गया तो उसी घर में, जिस घर में मैं रहता था, जिस झोपड़ी में मैं रहता था, वो लड़का हमको दिखा रहा है कि भैया देखिए हम सब इंस्पेक्टर हो गए। नहीं मैंने वो सब इंस्पेक्टर हो गया। आज पोस्टेड है मुजफ्फरपुर बैंक के पास और मुझे अभी उसने अपना चित्र भी भेजा है पूरा अपना उसके साथ। तो और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, पहले कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नहीं था, जागरूकता नहीं थी, तो जो जाता था कुछ भी करके उनके ज़मीन का शोषण कर लेता, ज़मीन हथिया लेता था, कब्जा लेता था। अब वो करना मुश्किल हो गया। पहले कोई भी जाके, इसीलिए बहुत सारे फार्म हाउस उधर खुले हुए हैं और सड़कें बन गई, तो ट्रेड हो गया, डिजिटाइजेशन हो गया, डिजिटलाइजेशन हो गया वहाँ पर। मतलब कि आप कहीं भी जाकर के फ़ोन के माध्यम से आप पेमेंट कर सकती हैं। यहाँ भी मैं देख रहा हूँ कि ऑटो वाला तो करते ही नहीं, सब वहाँ सारे लोग कर रहे हैं। मैंने टोटली सरप्राइज टू सी हियर कि ऑटो वाला तैयारी नहीं है कि नहीं चेंज दे दीजिए। और वहाँ जिस दुकान पर जाओ, जिस इस गली में जाओ, जिस मैंने शॉप पे जाओ, वहाँ देख रहे हैं कि हाँ आप इससे पेमेंट कर सकते हैं। तो दिस इज द चेंज। और उनके बाद व्यवहार में चेंज, उनकी जानकारी में चेंज। अब तो पूरा विश्व ग्लोबल हो गया है। नाउ इट इज नॉट पेरोक्विलाइज्ड, इट हैज बिकम यूनिवर्सलाइज्ड। तो हर चीज का यूनिवर्सलाइजेशन हो रहा है थ्रू सोशल मीडिया एंड अदर। तो वो लोग भी अपने सोशल मीडिया पर भी वो लोग भी एक्टिव हैं और वो लोग भी डिफरेंट जगह की जानकारी ले रहे हैं, कहाँ पढ़ना है, कहाँ जाना है, कैसे अपने एजुकेट करना है, कैसे मार्केटिंग करिए, कैसे जो है ऑनलाइन हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। ये सारे चेंज नहीं है तो और क्या है। बिजली तो आ ही गई, सड़क बनी गया, स्वास्थ्य की सुविधाएं हो ही गई और वो स्वरोजगार के भी अवसर मैं देख रहा हूँ। जिस गांव जो मेरा एपी सेंटर था बकरी बाजार, उस गांव में वो स्वरोजगार के कई वो भी मैंने इमेजेस लिया हूँ कि जो महिलाएं जो स्वरोजगार का शुरू कर दिया है उन लोगों ने। बिल्कुल, मतलब कह सकते हैं कि आदिवासी समाज जो है वो बढ़ भी रहा है, बदल भी रहा है, साथ ही साथ अपने संस्कार और संस्कृतियों को संजो के भी ये भी हो रहा है क्योंकि वो पूजा पाठ भी करते हैं। हम लोग अपने से अलग हो गए हैं, थोड़ा पाश्चात्यकरण वेस्टर्नाइजेशन हो गया है, लेकिन वो अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। वो पूजा और रिचुअल्स अभी भी बहुत अच्छी तरह से करते हैं। उसमें जो है मैंने देखा कि तुलसी की पूजा हो या होली हो या दिवाली हो या लक्ष्मी पूजा, सबकी उन्हें जानकारी है। हम लोग को भी, हम भी उसमें अपने को लेते हैं कि बहुत सारी चीज़ों की, अपनी चीज़ों की, अपने संस्कारों की, अपनी सभ्यता की जानकारी हम नहीं है। और वो रामायण भी पढ़ते हैं, गीता भी पढ़ते हैं और उसको उद्धृत करते हैं, संस्कृत में उद्धृत करते हैं। कैन यू बिलीव इट? ये हालत है कि वो अपने संस्कार को भी ले चल रहे हैं, अपने विरासत को भी ले चल रहे हैं और अपना विकास भी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो सर, आप एक वरिष्ठ साहित्यकार भी और ये हुनर आपको विरासत में मिली। आपके बाबूजी भी साहित्यकार थे। चाहूंगे कि इस अनुभव को, इस चीज़ को हमारे दर्शकों बाबूजी हमारे बिहार यूनिवर्सिटी में बेतिया में स्नातकोत्तर विभाग जो अंग्रेजी का होता है उसके विभागाध्यक्ष थे MJK कॉलेज बेतिया में। और उन्होंने बहुत सारी रचनाएं अपने से उन्होंने प्रकाशित करवाई जब वो थे। वो रेलवे हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य भी रहे हैं और प्रसार भारती से में भी उनका एक कार्यक्रम वहाँ पर अभिलेखागार में पड़ा हुआ है। तो उनका इंटरव्यू जो लिया गया था, तो हमारे कहने का मतलब कि वो 3-4 अपने समय में जो भी हुआ उन्होंने प्रकाशन किया और वो अचानक चले गए 2010 में। अब मैं तो कार्यरत था तो मुझे समय नहीं मिलता था। और भी मैंने DD नेशनल भी देख रहे हैं, स्पोर्ट्स भी देख रहे हैं, ये भी हम पब्लिसिटी अफसर भी हैं, हम प्रोटोकॉल अफसर भी हैं, दुनिया भर के सब चीज़ अजय कुमार सब हमसे सब मैंने हमको मौका मिला, अवसर मिला। बड़े बड़े जो इवेंट ऑर्गेनाइज होते थे, नेशनल गेम्स हुआ, साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स हुआ, सबके डिफैक्टो मतलब क्या। तो कहने का मतलब है कि हमको समय नहीं मिलता। अब जो समय मिला है तो मैं पिताजी की रचनाओं को चाहूंगी हमारे दर्शकों के साथ मैं खुद टंकन कर रहा हूँ। बिल्कुल, खुद टंकन कर रहा हूँ, खुद उसका संकलन कहाँ से उठा कर ला रहा हूँ, संपादन कर रहा हूँ। जिसमें पहली किताब ये अभी हमारी छपी है, बोल उठा खेत उस दिन। ये बोल उठा खेत उस दिन जो है वो ग्रामीण परिवेश से संबंधित है। जितनी भी उनकी रचनाएं, जिसमें बैल की विदाई, संवेदनशीलता देखिए उनकी। मैंने
खेत से वो बात वार्तालाप करते हैं, उनकी संवेदनशीलता देखिए। और जो भी वहाँ पर पुराने लोग, जो कई गांव में ऐसे लोग जो साधारण होते भी असाधारण व्यक्तित्व उनका होता है, उनका भी व्यक्तिगत साक्षात्कार करके उन्होंने इसमें दिया है। जो भारत के जो मैंने मेरा गांव मेरी धरोहर करके पोर्टल कोई है भारत के ग्रामीण मंत्रालय का, उस पोर्टल में अब वो चर्चा करते हैं गांव की इस चीज़ों को हाईलाइट किए जाए। और पिताजी ये 80 के दशक में लिख चुके थे, जिसकी कविताओं का ये जिसके ये रचनाओं का ये संकलन जो है हमारे पास है। दूसरी कविता है, दूसरी मेरी पुस्तक है हम हूँ केवल भारतवासी। ये एक कविता है और कविता का संग्रह है। और ये वक्त की थोड़ी कमी है। हाँ, और बातें बहुत हैं आपसे करने की। मैं बस बता दूं, ये भारतीय संस्कृति के सप्त आधार ग्रंथ है उनके। इस तरीके से दिखाया ताकि हमारे दर्शक देख सके। और 2 किताबें जो ये मेरी है, जो मैंने अभी बात की, फ्रॉम पाश्चराइजेशन टू पॉपुलराइजेशन ऑफ द थारूज, ये किताब मेरी है जो अंग्रेजी में है। और ये है फ्रोजन हिस्ट्री, ये कलेक्शन ऑफ डिफरेंट आर्टिकल्स which have been published in different magazines in Delhi, like Analysis, योजना, थर्ड वर्ल्ड। तो उसका ये संकलन है जो मेरे द्वारा लिखी गई हैं। तो ये 5 किताबें अभी मेरी आई हैं। मैं जानता हूँ कि समय का अभाव है, अजय जी, आप कई विधाओं से जुड़े और हर विधा में आपने अपना सक्रिय योगदान दिया और यहाँ पर आए और इतनी अच्छी बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा किया, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अवसर दिया कि हम अपनी बात आप लोगों के बीच कर सकें। और आपने बहुत अच्छी तरह से प्रश्न पूछा और मुझे मौका दिया कि मैं अपनी बातों को आपके सामने सही तरीके से, सहज तरीके से, सरल तरीके से रख सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।